जय हिंद साथियों, मैं शिवेंद्र मिश्रा आप सभी का द लर्निंग 24/7 पर वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आपने देखा था पिछली क्लासेस में हमने 2018, 2016, 17 में चूंकि एग्जाम हुआ नहीं था पेपर, इन दोनों सालों का हमने पेपर सॉल्व किया था। आज हम 2015 का पेपर सॉल्व करेंगे। 22 सितंबर 2015 को ये पेपर हुआ था सीटेट का, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक है, आप वहां से देख सकते हो उन चीजों को। प्रीवियस ईयर आप जरूर सॉल्व करके जाना एग्जाम में। अगर आपने पिछले 5 साल तक के क्वेश्चन का एनालिसिस किया है, क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो आपकी सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर जरूर सॉल्व करके जाइएगा। कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स हुआ आपका, फिर आपने देखा इन्वायरमेंट है, संस्कृत है, हिंदी है, ये सारे आप क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर जरूर इनका सॉल्व करिएगा। प्रीवियस ईयर से काफी फायदा मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक भी करना वीडियो को, आगे तुम लोग समझदार हो। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है। देखिए, कह रहा है क्वेश्चन में कि किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी हैं। इन विद्यार्थियों का 2/3 लड़के हैं। लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी हैं और लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी हैं। विद्यालय में कुल खिलाड़ियों की संख्या क्या है? इस क्वेश्चन को बिना पेन उठाए भी आप लोग कर सकते हो। फिलहाल कैसे करना है आइए देखते हैं, ठीक है। आप लोग खुद क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, खुद ट्राई करिए, फिर वीडियो देखिए, ऐसा भी आप लोग कर सकते हो, ठीक। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, बोलो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? तो आप कहोगे सर 660 है। क्लियर, टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 660 है। अच्छा, अगर हम बॉयज की बात करें, बॉयज कितने हैं? तो 660 का कितना है बोलो? लड़के कितने हैं? 660 का 2/3 यानी कि 2/3। सिंप्लीफाई करोगे कितना आएगा? 220 आएगा। मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा बोलो? 440 आ गया, ठीक है। यानी कि लड़के कितने हैं? 440। लड़कियों की बात करें, गर्ल्स की कितनी है? अब बताओ, 660 में से 440 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 660 माइनस 440 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 220 लड़कियां हो जाएंगी। अब कह रहा है कि लड़कों के 3/4 क्या है? खिलाड़ी हैं। तो 444 लड़के हैं। अगर हम इसमें हम प्लेयर कितने हैं, खिलाड़ी कितने हैं, तो बताओ कितने होंगे खिलाड़ी? खिलाड़ी की बात करें तो 440 यानी कि लड़कों की संख्या 440 है। इनके कितने? 3/4, 3/4। 4 से सिंप्लीफाई करोगे कितना आएगा? 110 आएगा। यानी कि कितने खिलाड़ी हो गए? 330 खिलाड़ी हैं। लड़कों में से 330 खिलाड़ी हैं। और लड़कियों में खिलाड़ियों की बात करें कितने हैं, तो बताओ लड़कियों में कितने खिलाड़ी हैं? तो कहा है लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी हैं, यानी कि 255 का 1/4 यानी कि 1/4। 1/4 कितना होगा? 4 से सिंप्लीफाई करो कितना आएगा? 55 आएगा। 4×5 = 4×5 यानी कि 55 लड़कियां क्या है? खिलाड़ी हैं। 330 कितने हैं? लड़के खिलाड़ी हैं। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा बोलो? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? टोटल कितने खिलाड़ी हैं? 330 + 55 यानी कि 385। कुल खिलाड़ी कितने हो गए? 385, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि रेनू अपने 9 मीटर लंबे तथा 7 मीटर चौड़े कमरे के फर्श पर टाइलें लगाना चाहती है। टाइलों के निम्न साइजों में से, ऑप्शन में 4 साइजें दी हुई हैं, निम्न साइजों में से वह कौन सी खरीदे जिससे कि फर्श पर टाइलें किसी टाइल को काटे बगैर लगाई जाए। यानी कि फर्श का जो क्षेत्रफल है उस पर टाइलें लगानी है और टाइलों का की ऐसी कौन सी साइज यूज की जाए कि किसी भी टाइल को काटना ना पड़े, ठीक है, यानी कि पूरी पूरी टाइल लग जाए। समझ गए? क्या ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया? जैसे देखो, कह रहा है कि भाई ये फर्श है, ठीक है, ये फर्श है, चौड़ाई है 7 मीटर और इसकी लंबाई है 9 मीटर। अब इस पर टाइलें लगानी है, कुछ इस तरह से टाइलें लगानी है, आप लगाओगे टाइलें, ठीक है। और कह रहा है कि किसी भी टाइल को जो है काटना ना पड़े, ऐसा साइज लो आप जो है किसी भी टाइल को काटना ना पड़े। समझ गए? यानी कि सभी टाइलें पूरी पूरी फिट हो जाएं। तो ऐसा कौन सा साइज यूज करें? अब देखो, अगर वर्गाकार साइज लेना होता तो हम इन दोनों का क्या करते हैं? SCF ले लेते, ठीक है। बड़े से बड़े आकार की साइज टाइल कौन सी लगाई जाए, तो SCF ले लेते, निकाल देते आंसर, ठीक। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। और सबसे अच्छा तरीका इस क्वेश्चन को करने का कि ऑप्शन से आप लोग हिट करिए इस क्वेश्चन को आप लोग ऑप्शन से हिट करिए, ठीक। कैसे करेंगे? अच्छा एक बार बताओ, फर्श का एरिया कितना है? तो आप कहोगे सर 9 मीटर। लंबाई कितनी है? लेंथ की बात करें तो कितनी है? 9 मीटर।
अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा 900 सेंटीमीटर। और ब्रेथ की बात करें यानी कि चौड़ाई की बात करें तो कितनी है 7 मीटर। अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा 700 सेंटीमीटर। क्लियर है, 700 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, अच्छा अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल कितना होगा बोलो 900 गुणे 700, फर्श का क्षेत्रफल हो गया। अच्छा आपसे कह रहा है कि भाई किस टाइल का साइज क्या लिया जाए कि क्या हो पूरी टाइल आ जाए, टाइल को काटना ना पड़े। तो एक बात बताओ, अगर फर्श के क्षेत्रफल में से एक टाइल का क्षेत्रफल से भाग कर दें तो क्या होगा, हमें टाइलों की संख्या मिल जाएगी। अगर टाइलों की संख्या पूर्णांक है, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक आ रहा है तो क्या होगा, यानी कि टाइल का वही एरिया हमारे लिए उपयुक्त है। अगर टाइलों की संख्या पूर्णांक नहीं आ रहा है तो यानी कि जिससे हम भाग किए हैं वो एरिया उपयुक्त नहीं है। क्लियर है, यानी कि हम ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप कॉमन सेंस यूज करो कि भाई ऐसे किस ऑप्शन से भाग करें कि ये पूरा का पूरा कट जाए। ठीक है, वैसे ऑप्शन सारे हैं, चारों ऑप्शन को आप भाग करके देखोगे कहीं ना कहीं एक में पूर्णांक मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा अगर हम लोग अच्छे से सोचें तो आप बताओ क्या 35 गुणे 35 सेंटीमीटर जो साइज है पहले ऑप्शन से भाग करेंगे तो कटेगा पूरा पूरा, नहीं कटेगा। 45 65 से भाग करें कटेगा पूरा पूरा, नहीं कटेगा। 55 40 से भाग करें पूरा पूरा कटेगा, नहीं कटेगा। अगर हम 35 45 से भाग करें तो क्या पूरा पूरा कट सकता है। तो 35 गुणे 45 से अगर हम भाग करते हैं, नीचे वाला साइज क्या है 35 सेंटीमीटर गुणे 45 सेंटीमीटर। 45 से काट देगा ये 90 को, 45 दूना क्या होता है बोलो 90, 35 दूना क्या होता है 70, यानी कि यहाँ से क्या मिल गया 70, यानी कि 20 यहाँ मिलेगा 20 यहाँ मिलेगा। यहाँ पे कितना आएगा मान 400 आएगा। 400 क्या है, एक पूर्णांक है, यानी कि टाइलों की संख्या कितनी हो गई 400 हो गई। यानी कि ये एरिया जो है, अगर इस एरिया का इस क्षेत्रफल का टाइल हम लेते हैं तो हमें क्या होगा, एक पूर्णांक मिल रहा है। यानी कि यही वो उपयुक्त साइज है इन चारों में से, जिससे क्या होगा, जिस साइज का अगर हम टाइल लगाएंगे तो किसी भी टाइल को काटना नहीं पड़ेगा। बाकी किसी से आप भाग करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वैल्यू इंटीजर नहीं मिलेगा, पूर्णांक नहीं मिलेगा, दशमलव में मान आ जाएगा। जैसे अब मैं चेक कर देता हूँ, पहला ही ऑप्शन उठा लेते हैं, पहला ऑप्शन उठा लेते हैं। जैसे मान लो 900 गुणे 700, पहला ऑप्शन मान लो चेक करते हैं तो हमने क्या किया 35 गुणे 35, पहला ऑप्शन यही ना है, भाग कर देते हैं। 35 दूना कितना होता है 70 हो गया, यहाँ पे आ गया 20, 35 से 20 से काटोगे, यहाँ 20 से 5 से सिंप्लीफाई करो, 5 चौका 20, 5 सते 35, ठीक है। 7 से काटोगे, 7 पर ही 84 होता है, बचा कितना 60, 7 8 56, बचा कितना 40, 7 पचे 35, फिर बचा कितना 50 बचा, ठीक है, दशमलव लगा दिया ना 35, यानी कि फिर 5 50 गया, फिर डिवाइड करोगे 7 से, 7 सते 49, ठीक है, यानी कि फिर देखा मैं दशमलव में मान आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, जब 4 में इसका गुणा होगा, यानी कि बताओ 128.75 गुणे 4 करोगे तो क्या मान पूर्णांक मिलेगा, नहीं मिलेगा, यानी कि पहला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इसी तरह से दूसरा तीसरा भाग करोगे वो भी नहीं होगा। आप देख के खुद देखो, 35 गुणे 45 दिख रहा है, क्या इससे आप डिवाइड करो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। यही सबसे अच्छा तरीका इसको करने का, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है कि 6 घंटों में सेकंडों की संख्या निम्नलिखित में से किसकी मिनटों की संख्या के बराबर है। देखो ये मैंने देखा, जितना भी शिफ्ट का मैंने क्वेश्चन कराया है सारे शिफ्ट में क्वेश्चन आए हुए हैं। ऐसा क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया हुआ है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, पूछा जा सकता है। यानी कि अगर इसको करना हम सीख लिए तो बड़े आसानी से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे, 1 नंबर हमारा फिक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं क्या कह रहा है, 6 घंटों में सेकंडों की संख्या। अब बताओ 1 घंटे में कितने सेकंड है, अगर मैं पूछूं तो आप क्या कहोगे, कहोगे 1 घंटे में कितने सेकंड है, तो 1 घंटे में मिनट पहले बताओ, तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है 60 मिनट होता है। अगर 60 मिनट में सेकंडों की बात करें तो आप कहोगे गुणे 60 कर दो, यानी कि 1 घंटे में मिनट कितने होंगे 60 मिनट, और सेकंडों की बात करें तो गुणे 60 कर दो, यानी कि 1 घंटे में कितने सेकंड, 60 गुणे 60 3600 सेकंड हो गए, ठीक है। अच्छा कह रहा है कि किसके मिनटों की संख्या के बराबर होगा। चारों ऑप्शन में क्या है, 10 दिन 12 दिन 15 दिन 16 दिन, यानी कि सब क्या है डेज है। तो मैंने मान लिया कि x दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर होगा, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर 1 दिन में मिनटों की बात करें, 1 दिन में पहले बताओ घंटे कितने होते हैं, तो आप कहोगे 24 घंटे होते हैं। मिनटों की बात करें तो गुणे 60 कर दो, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो गुणे 60 कर दो, यानी कि 1 दिन में मिनटों की संख्या कितनी हो जाएगी 24 गुणे 60 हो जाएगी। तो x दिन में मिनटों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर x गुणे 24 गुणे 60 मिनट, यानी कि एक दिन में कितने मिनट हो जाएंगे, x गुणे 24 गुणे 60 मिनट हो जाएंगे। मैंने कहा कि भाई 1 घंटे में सेकंडों की संख्या कितनी है
इतनी है। तो 6 घंटों में सेकंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक बात बताओ। तो कहोगे सर 6 गुणे 60 गुणे 60, यानी कि 6 घंटों में सेकंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 गुणे 60 गुणे 60। और x दिनों में मिनटों की संख्या x गुणे 24 गुणे 60, यानी कि ये बराबर इसके हम कर सकते हैं भाई 6 घंटे में सेकंडों की संख्या 6 गुणे 60 गुणे 60 हो गई। हमने कहा कि भाई ये बराबर है x दिनों में मिनटों की संख्या के, तो यानी कि x दिनों में मिनटों की संख्या कितनी है, इतनी है। ठीक है, अब बताओ 60 से 60 कट गया, ठीक है 60 से 60 कट गया, 6 से 24 काटोगे 4 बच जाएगा, 4 से 60 काटोगे कितना आएगा, 15 आएगा, यानी कि x का मान कितना हो गया, 15 हो गया। बड़े आसानी से आप कर सकते हो। क्या ये बात आपको समझ में आई? और इसको हमने ऐसे काट दिया, इसलिए आप ऐसे भी लिख सकते थे x बराबर 6 गुणे 60 गुणे 60, ठीक है, और डिवाइड बाई 24 गुणे 60। सिंप्लीफाई करोगे तो भाग दोगे तो ऐसे ही ना कटेगा, तो हमने यहीं पे डायरेक्ट काट दिया। क्लियर है? यानी कि x का मान कितना आ गया, 15, यानी कि 15 दिन में मिनटों की जो संख्या होगी वो 6 घंटे में सेकंडों की संख्या के बराबर होगी। क्लियर है? ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 4 घनाभाकार बक्सों की विमाएं सेंटीमीटर में नीचे दी गई हैं। ठीक है, क्लियर है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई चारों बक्सों की दी हुई है। पहले बक्से की लंबाई 20, चौड़ाई 25 और ऊंचाई 18 है। दूसरे बक्से की लंबाई 23, चौड़ाई 20 और ऊंचाई भी 20 है। क्लियर? आपको बताना है इसमें चारों का ऐसे दिया हुआ डायमेंशन, फिर लिखा हुआ है लकड़ी के 18,440 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए निम्न में से किन बक्सों का प्रयोग होगा। ठीक है, किन बक्सों का प्रयोग होगा। तो हमें पता है क्या करना है, यहाँ पे हमें यहाँ पे चारों बक्सों का आयतन निकालना पड़ेगा, और जिन दो का कॉम्बिनेशन 18,440 आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे ऑप्शन में आप देखोगे 1 एवं 2, 1 एवं 3, 2 एवं 3, 2 एवं 4 लिखा हुआ ना, तो जो दो का कॉम्बिनेशन 18,440 आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले का हम लोग आयतन लेते हैं, पहले बक्से का आयतन लेते हैं। क्या दिया हुआ है, लंबाई है 20, चौड़ाई है कितनी 25 और ऊंचाई है कितनी, ऊंचाई दी हुई है 18। ठीक है, सॉल्व करोगे 25 दूना 50 और 18 25 90 यानी कि 9000। ठीक है, 9000 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? दूसरे की बात करते हैं। दूसरे का लंबाई दिया हुआ है 23, दूसरे बक्से का चौड़ाई दिया हुआ है 20 और ऊंचाई भी दिया हुआ है कितना, 20 दिया है। ठीक है, 2 दूना 4 और 23 चौका कितना होता है 92, यानी कि 9200 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? अच्छा, तीसरे की बात करते हैं। तीसरे का आयतन कितना है, तो बोलो 20 गुणे 22 गुणे 21। 22 दूनी कितना होता है 44 होता है। ठीक है, 22 दूना कितना होता है 44 होता है, यानी कि 440 गुणे 21। 21 चौक कितना होता है, जीरो में गुणा होगा, जीरो आएगा। 21 चौक 84 का 4 बचा कितना 8, 21 चौक 84, 84 8 कितना होता है 92 होता है, 9240 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? समझ गए? अच्छा, चलो तीसरा निकल गया, चौथा भी निकाल ही लेते हैं। चौथा निकाल लेते हैं। चौथा क्या दिया हुआ है 24 गुणे 20, हालांकि यहीं पे आप तक आंसर आ गया होगा बहुत लोगों का, लेकिन चलो चौथा भी निकाल लेते हैं। 24 दूना कितना होता है बोलो 48 होता है, यानी कि 480 गुणे 19। ठीक है, अब बताओ 19 का गुणा जीरो में होगा, जीरो होगा। 19 अठे कितना होता है, 19 छक्का 114, 19 अठे 183, 19 अठे 152। ठीक है, 19 अठे 152 होता है। 152 का यानी कि 2 आएगा, बच्चे कितना 15। ठीक है, 19 चौक 76, 76 10 86 और 86 5 कितना होता है 91, यानी कि 9120 आ जाएगा, 120 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? समझ गए? चारों का आयतन हमने निकाल लिया। अब कौन से दो मिलकर के 18,440 बना रहे हैं, तो बताओ पहला दूसरा मिलकर 18,440 बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, 18,200 बनेगा। दूसरा तीसरा मिलकर 18,440 बनाएंगे तो बिल्कुल बनाएंगे, यानी कि दूसरे और तीसरे घनाभ को अगर हम ले लें, क्या दिया हुआ घनाभ है ना, हाँ, दूसरे और तीसरे बक्से को अगर हम ले लें तो क्या बन जाएगा 18,440 बन जाएगा। दूसरा क्या है बोलो 9,200 प्लस कितना है, तीसरा क्या है 9,240, जोड़ोगे कितना आएगा बोलो 18,440। क्लियर है? यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ये दो मिलके 18,440 बना रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा और तीसरा कॉम्बिनेशन हमें यूज करना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है किसी आयत की लंबाई
80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा का दोगुना है। यदि आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है। कितना अधिक है ये पूछा है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। बड़े आसानी से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा। मान लो वर्ग, यह है आपका वर्ग। ठीक है, वर्ग का परिमाप क्या होगा, अगर वर्ग की भुजा ए है, वर्ग की भुजा ए है तो परिमाप क्या होगा बोलो, यानी कि अगर वर्ग की बात करें तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा आपका 4a। ठीक है, क्यों, क्योंकि भुजा इसकी हमने मान ली क्या है, भुजा इसकी क्या है, ए है। ठीक, परिमाप कितना हो गया, 4a हो गया। अच्छा, दिया कितना है परिमाप, 80 दिया हुआ है, तो यहां से a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड होगा कितना आएगा बोलो, 20 आ जाएगा। a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और कह रहा है जो आयत है हमारा, जो आयत है, जो आयत है इसकी जो लंबाई है, आयत की जो लंबाई है, आयत की लंबाई जो है वर्ग की भुजा के दोगुनी है, 2a है। क्लियर है, यानी कि 2 गुणे 20 कितनी है, 40 है। क्लियर है, 40 है। ठीक, सेंटीमीटर, यहां भी सेंटीमीटर लगा लो, कितनी है, 40 सेंटीमीटर है। अच्छा, आयत की चौड़ाई दी हुई है, आयत की चौड़ाई कितनी है, आयत की चौड़ाई की बात करें तो आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। तो वर्ग के अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, अगर हम वर्ग के क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होता है, a स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयत के क्षेत्रफल की बात करें, अगर हम निकालें आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है 40, चौड़ाई कितनी है 20, कितना आएगा 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, क्लियर है। वर्ग का क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, आयत का क्षेत्रफल कितना आया है 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे सर 400 ज्यादा है, यानी कि हमारा आंसर कितना हो गया, 400 हो गया, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा है। क्लियर है, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 400 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा है। इसमें से इसको घटा दो, 400 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा हमारा करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हारून एक फल की दुकान पर गया, उसने 1.5 दर्जन केले 2.5 रुपए प्रति केला की दर से 3.5 किलो सेब 57.6 रुपए प्रति किलो की दर से 1.5 किलो आम 75.4 रुपए प्रति किलो की दर से और 750 ग्राम अंगूर 120 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदे। यदि उसने फल विक्रेता को 500 रुपए का नोट दिया हो तो उसे विक्रेता से वापस मिलेंगे कितने रुपए वापस मिलेंगे, यही कहा है। तो भाई जितना खर्च किया है उसको जोड़ लो और 500 में से घटा दो, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, यानी कि कितना है, उसने विक्रेता को कितने दिए, 500 दिए। अब इसमें से जितना खर्च हुआ है उसको अगर हम माइनस कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलो, क्या कह रहा है कि उसने 1.5 दर्जन केले खरीदे। अच्छा, 1 दर्जन बराबर क्या होता है, 1 दर्जन बराबर होता है 12, तो 1.5 दर्जन बराबर कितना होगा, यानी कि 1.5 दर्जन बराबर कितना होगा बोलो, आपको सर हो जाएगा 18। ठीक है, 1.5 दर्जन यानी कि 18, यानी कि उसने 18 किलो केले खरीदे। 18 किलो केले खरीदे, कितने रुपए किलो केला था, तो आप कहोगे 2.5 रुपए किलो था। ठीक है, समझ गई ये बात। और क्या खरीदा उसने, उसने 3.5 किलो सेब खरीदा 57.6 रुपए की दर से। अच्छा बताओ, 3.5 को क्या हम 7/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। क्या रेट था, 57.6 रुपए प्रति किलो रेट था। क्लियर है, समझ गए। अच्छा, और क्या खरीदा उसने, और क्या खरीदा, तो आप कहोगे सर 1.5 किलो इसने आम भी खरीदा। आम का रेट क्या था, 1.5 किलो आम खरीदा, यानी कि 3/2 लिख सकते हैं। रेट क्या था, तो आप कहोगे सर 75.4 रुपए प्रति किलो आम का रेट था। ठीक है, क्लियर है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब आम का कुल खर्च आ गया, कितने का आम था ये आ गया, यहाँ से सेब कितने का था आ गया, यहाँ से केला कितने का था आ गया, और फिर 750 ग्राम अंगूर खरीदा है। अब बताओ 750 ग्राम को क्या हम 3/4 लिख सकते हैं, अरे 750 ग्राम है, इसको हम किलो में लिख सकते हैं। तो किलो में लिखने के लिए 1000 से भाग करेंगे, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। 250 से काटोगे 3 आएगा, 250 से काटोगे कितना आएगा, 4 आएगा, 3/4 लिख दिया। कितने का था अंगूर, 120 रुपए प्रति किलो था। क्लियर है, यानी अंगूर कितने का हो गया, इतने का अंगूर हो गया, इतने का कितना हो गया,
इतने का आम हो गया, इतने का सेब हो गया, इतने का केला हो गया, और इस सबको जोड़ करके कुल कितने के रुपए का उसने सामान खरीदा आ जाएगा, और उसको 500 से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, 18 का गुणा इसमें करना, दशमलव को भूल जाओ। 18 गुणा 25 में करो, 18 25 90, कितना आएगा, 0 आएगा। 18 गुणा 36, 36 9 कितना होता है, 45। एक अंक बाद दशमलव है, एक अंक बाद दशमलव लगा दो, यानी कि 45 रुपए का उसने केला खरीदा। ठीक है, आपको इसे सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले तो आप क्या करो, 2 से भाग कर दो, 2 से भाग कर दो, फिर 7 से गुणा कर देना। 2 से भाग करोगे इसमें तो इसको आप क्या करो, इसको आप मान लो 576/10 लिख सकते हो। अब 2 से भाग कर दो, तो 2 से भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 8 16, बचा कितना, फिर 16 बचा, फिर 2 8 16, 288 आ गया, 288 आ गया ना। अच्छा 288 आ गया, क्लियर है। अच्छा यहाँ दशमलव लगा हुआ था, आप चाहो तो इस 10 को हटा दो, 10 से कोई मतलब नहीं है, यहाँ दशमलव लगा हुआ है, यहाँ भी आप क्या करो, दशमलव लगा दो, लगा दिए दशमलव। अब 7 से गुणा करो, 7 बटे 56 के 6, 7 बटे 56, 56 5 कितना होता है, 61 होता है, 61 का कितना हो गया, 1 हो गया। क्लियर है, 61 का कितना हो गया, 1 हो गया। ओहो, यहाँ मल्टीप्लाई करने में कुछ गड़बड़ हुआ क्या जी? अच्छा नहीं, सही है, मल्टीप्लाई करने में दिक्कत नहीं हुआ, सही है। कितना हुआ, 7 बटे 56 के 6 बचा कितना, 5, 7 बटे 56 5 61। ठीक है, 6 बचा है, 7 दूना 14, 14 6 कितना होता है, 20 होता है। क्लियर है, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 201.6 लिख सकते हैं। अरे भाई गुणा किया, एक अंक बाद दशमलव था, एक अंक बाद दशमलव लगा दिया यहाँ। ठीक है, अच्छा इसको आप सॉल्व करना है, फिर 2 से पहले भाग कर दो यार, 2 से भाग करोगे भी दशमलव भूल जाओ अभी फिलहाल के लिए। 2 से भाग करोगे, 2 दूना 4, 2 तिया कितना होता है, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, और फिर 2 सत्ते 14, यानी कि 37.7 आ गया। क्लियर है, अब 3 से गुणा करो, 3 सत्ते 21 का 1 बचा कितना, 2, 3 सत्ते 21, 2 कितना होता है, 23, 23 का 3। ठीक है, फिर 3 त्रिक 9, 2 11, यानी कि 113.1 आ गया यहाँ पे। ठीक, बाद में दशमलव लगा दो। अब बताओ यहाँ पे क्या करोगे, 4 से काटो, कितनी बार जाएगा, 30 बार जाएगा, 4 3 12 120, मल्टीप्लाई करोगे 90 आएगा। क्लियर है, समझ गए। अब क्या इनको आप जोड़ सकते हो, बोलो, जोड़ सकते हो, जोड़ दो। 449.7 आ गया, घटाना किस में से है, 500 में से है। 500 में से माइनस करोगे कितना आएगा, बोलो, 500 में से 449.7 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 50.3, यानी कि 50.3 रुपए वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा। क्लियर है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। देखो मैं चाहता तो इसको स्किप कर सकता था, लेकिन गुणा ऐसे करना है। ठीक, अब पहली बार सामने आएगा तो गुणा करना आवे तो कोई पहले करके बैठा हो, याद हो, फटाफट कर दे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि लकड़ी के बक्सों में 10,290 पुस्तकों को पैक करना है। यदि एक बक्से में 98 पुस्तक पैक हो सकती है और एक बक्से का मूल्य 518 है, तो पुस्तकों को पैक करने में बक्सों का कुल मूल्य है। ठीक है, लकड़ी के एक बक्से में 10,290 पुस्तकों को पैक करना है। ठीक है, और एक बक्से में 98 पुस्तकें पैक हो सकती हैं और एक बक्से का मूल्य 518 है, तो पुस्तकों को पैक करने में कुल बक्सों का मूल्य कितना है। तो सबसे पहले तो एक निकालने की, भाई ये जो 10,290 पुस्तकें हैं इनको पैक करने के लिए कितने बक्से लगेंगे, 10,290 पुस्तकों को पैक करने के लिए कितने बक्से लगेंगे, बक्सों की संख्या आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, बक्से के मूल्य से गुणा कर देंगे। ठीक है, कितनी पुस्तकें हैं तो आप कहोगे 10,290 पुस्तकें हैं। ठीक है, ठीक है, इन्हीं को हमें बक्सों में पैक करना है। 10,290 पुस्तकों को हमें बक्से में पैक करना है। एक बक्से में कितनी पुस्तक आ रही है तो आप कहोगे एक बक्से में 98 पुस्तक पैक कर सकते हैं, तो कुल पुस्तकों की संख्या है 10,290। अगर इसमें एक बक्से में पैक की जाने वाली पुस्तकों से भाग कर दें तो हम बता सकते हैं कि कुल कितने बक्से लगेंगे, और जब कुल बक्सों की संख्या आ जाएगी तो हम बड़े आसानी से बता देंगे कि भाई एक बक्से का मूल्य 518 दिया हुआ है, तो एक बक्से का मूल्य जो है उसमें बक्सों की संख्या से गुणा कर देंगे तो हमें पूरा मूल्य पता चल जाएगा, भाई कुल कितने बक्सों का खर्च आएगा। ठीक है, बक्सों का खर्च हमें पता चल जाएगा। ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, 10 किताबें हैं और
एक व्यक्ति के पास 2 किताब है, ठीक है, और कहूं मैं कि भाई 10 किताबों को रखने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए, तो आप कहोगे सर 2 से भाग कर दो, कितना आ गया, 5 आ गया, यानी कि 5 व्यक्ति चाहिए, ठीक है। इसी तरह से एक बक्से में 98 किताब, कुल किताबों की संख्या इतनी है, इसमें भाग करेंगे 98 से तो कितने बक्से चाहिए आ जाएगा, तो 98 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बोलो, बक्सों की संख्या हम पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। बक्सों की संख्या कितनी हो जाएगी बोलो, 98 से भाग करोगे तो एक बार जाएगा, क्लियर है, एक बार जाएगा, कितना का शेष बचेगा 4, और 4 और यहाँ पे 9 लोगे 49, तो क्या हुआ 49 आएगा, लेकिन तभी भाग नहीं जाएगा, यानी कि 1 जीरो बढ़ा दो, फिर कितना हुआ 490, 98 बच्चे कितना होता है 490। आप ऐसे भाग करके देख सकते हो, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है 98 से कैसे भाग करेंगे, ये 98 है, ये 10,290 है, क्लियर है। कितनी बार जाएगा, बार जाएगा, यहाँ पे कितना बचा 98 बचा यहाँ पे कितना आ गया 4, 9 उतार लो, भाग जाएगा, अभी नहीं जाएगा, 1 जीरो चिपका दो, 1 अंक उतार लो, आ गया 490। कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, कितना आ गया 490, ठीक है, क्लियर है। तो कितना आ गया, बक्सों की संख्या कितनी हो गई, 105 हो गई। अब तुम्हें पता है कि एक बक्से की कीमत कितनी है, एक बक्से की कीमत कितनी है बताओ, कहोगे सर 518 रुपए है, एक बक्से की कीमत 518 रुपए है, तो 105 बक्से की कीमत कितनी हो जाएगी, 105 बक्से की कीमत कितनी हो जाएगी बोलो, तो आप कहोगे सर 518 गुणे 105, 518 गुणे 105, तो क्या आप आंसर निकाल सकते हो 518 गुणे 105। अब जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, देखो आप इसको 105 क्या 518 गुणे 100 + 5 लिख सकते हो, 100 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, यहाँ पे 2 जीरो आगे बढ़ जाएगा, और प्लस 5 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 5/40 से 0, 5 से कम 5, 4 कितना होता है बोलो 9 होता है, 5 25। आप जोड़ोगे इसको तो कितना आएगा, 0 + 0 कितना हो जाएगा 0, 0 और 9 कितना हो जाएगा 9, 8 5 13 का 3 बचा, 2 1 3, 1 4 और 5 2 सॉरी केवल 5 बचा, ठीक है, यानी कि 54,390 आपका आंसर हो जाएगा। क्या आपके ऑप्शन में है, तो 54,390 ऑप्शन नंबर बी में आपके दूसरे ऑप्शन में है, यही आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो गुणा कैसे करना था, देखो एग्जाम में, इसलिए मैं देखो स्किप नहीं कर रहा हूं, मैं चाहता तो डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन आपको सीखना है कि गुणा करना कैसे, समझ गए, हमने इस तरह से लिख के गुणा कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन को देखिए और जल्दी से आप लोग आंसर बताइए, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 10,000 + 10,100 + 10 दहाई बराबर है, एकदम लल्लू सा क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग कर दीजिए, जल्दी से आंसर बताइए आप लोग, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या है 10,000, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं क्वेश्चन लिखता नहीं हूं, 10,000 यानी कि 10 गुणे 1000 कर दो, 1000 की जगह पे गुणे 10 कर दो, प्लस गुणे 1000 कर दो, प्लस 10,100, 10 गुणे 100 कर दो, क्लियर है, प्लस 10 दहाई यानी कि 10 गुणे 10, क्लियर है, समझ गए। ऐसे भी समझ सकते हो, 10,000 लिखने आता है ना, डायरेक्ट 10,000 लिख दो, ऐसे लिख दो डायरेक्ट 10,000, क्लियर है। 10,100 का मतलब कि 1,000 कह रहा है, 1,000, और फिर कहा है 10 दहाई, तो 10 गुणे दहाई का मतलब 10, क्लियर है। तो यानी कि आपका क्या हो गया 10,000, ये क्या हो गया 1,000, और इसको क्या लिख सकते हो 100, 10 गुणे 10 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्लियर है। आपको बात में मेरी समझ में आई। अब इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो जोड़ोगे कितना हो जाएगा बोलो, कितना हो जाएगा 12,110, सॉरी गड़बड़ हो गया, 10,000 और 1,000, 11,100 हो जाएगा, क्लियर है, 11,100 हो जाएगा। या किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में ये है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये 10,000, ये 1,000, ये 100, 11,100 हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 12,112 को 11 से भाग करने पर और 13,223 को 13 से भाग करने पर जो शेषफल आएगा उसका योग क्या है, क्लियर है। देखो
12,112 किससे भाग करना है? 11 से भाग करना है, ठीक है। और जो शेषफल आएगा, मान लो शेषफल आ गया R1, ठीक। और फिर क्या था? 13,223 को किससे भाग करना था? 13 से भाग करने था। और शेषफल मान लो आ गया R2। इन्हीं दोनों का योग निकालना है। चलो भाग करके देख लेते हैं। भाग करोगे कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। कितना है? 11। एक बच गया, एक को उतार लो, ठीक है। फिर एक बार जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया? 11 आ गया। यहाँ पे बचा क्या? 0। अब बताओ, एक उतारोगे भाग जाएगा? नहीं जाएगा, यानी कि एक 0 बढ़ा के दूसरा अंक भी उतार लो। 12 आ गया। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 11 आ गया। यहाँ पे शेष कितना बचा? 1 बचा, ठीक है। यहाँ पे भाग देते हैं। एक बार जाएगा, कितना आ गया? यहाँ पे 13 आ गया। यहाँ बच गया क्या? 0। एक अंक उतारो, 2 उतार लिया, क्या भाग जाएगा? नहीं जाएगा। एक और उतार लो। एक बार जाएगा, अब 13 एकम 13 बचा। कितना यहाँ पे? 9 बचा। अच्छा, एक बार 2 उतार लिया। फिर क्या 2 उतार सकते हैं? अच्छा, 2 बार 2 उतार सकते हैं। अब बताओ, यहाँ से क्या 3 उतार लिया हमने, ठीक है। कितनी बार जाएगा? 13 सत्ते 91, ठीक है। 13 सत्ते 91, क्लियर है। अच्छा, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? यहाँ पे शेष बचा 2 उतारा हमने, फिर 2 उतारा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक 0 बढ़ाना भूल गए। एक 0 यहाँ पे बढ़ेगा, ठीक है। 13 सत्ते 91, यानी यहाँ पे क्या आएगा? 91 आएगा। सॉल्व करोगे 2 बचेगा, क्लियर है। शेष कितना बचेगा? 2 बचेगा। एक रिमाइंडर यहाँ है, 2 रिमाइंडर यहाँ है। 1 + 2 कितना हो गया? 3 हो गया। किस ऑप्शन में 3 है? ऑप्शन नंबर दूसरे में 3 है। यानी कि दोनों शेषफलों का 11 से इसमें भाग करने पर 1 शेषफल आया, 13 से इसमें भाग करने पर 2 शेषफल आया। और इन दोनों को जब आप क्या करोगे? जोड़ोगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। समझ गए? कोई कैलकुलेशन का मिस्टेक होगा तो उसको ध्यान देना, इग्नोर करना क्या है ये समझो। अगले क्वेश्चन में क्या कहा है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि 56,431 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में अंतर है। 56,431, ठीक है। 6 का स्थानीय मान क्या होगा बोलो? 6 का स्थानीय मान कितना होगा? प्लेस वैल्यू। 6 का प्लेस वैल्यू कितना होगा बोलो? 6000 होगा। भाई 6 कितने अंक है? 3 अंक है। 3 0 चिपका दो 6 के आगे। अच्छा, 4 का फेस वैल्यू कितना होगा? अंकित मान कितना होगा बोलो? 4 ही होगा। जो अंक होता है वही उसका अंकित मान होता है, क्लियर। अच्छा, इनका अंतर पूछा है, कितना आएगा? 5,996 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 4 में है। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 30, 36 और 42 के सबसे छोटे सारगुणज तथा सबसे बड़े सारगुणनखंड का गुणनफल है। सबसे छोटे सारगुणज यानी कि एलसीएम की बात कर रहा है। 30, 36 और 42 का एलसीएम, और सबसे छोटे सारगुणनखंड, सबसे बड़े सारगुणनखंड यानी कि ये एचसीएफ की बात कर रहा है। और इन्हीं दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 30, 36 और 42 का हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, और इन दोनों का हमें गुणनफल बताना है, ठीक है, क्लियर है। 30 का प्राइम फैक्टर करो। क्या इसको आप 30 कैसे लिखते हो? अब लिखते हो 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 लिखते हो। क्या इसको हम 2 गुणे 3 गुणे 5 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 36 को क्या लिखते हो? 4 9 36 लिखते हो। आप एक तो भाग विधि से निकाल सकते हो और एक प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं। तो क्या 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर निकाल सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है। आप इसको 6 7 42 लिख सकते हो, ठीक है। क्या इसको 2 गुणे 3 गुणे 7 लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना होगा? तो बताओ इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम निकालने के लिए क्या कहा था भाई? एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से क्या हो? पूर्णतः कट जाए। तो यानी कि जो संख्या होगी उसमें 2 बार 2 आएगा, 3 बार 2 आएगा, 2 बार 3 भी आएगा, यानी कि 2 के पावर 2 भी उसमें होगा, 3 के पावर 2 भी होगा, उसमें 5 भी होगा, 7 भी होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका तरीका क्या है भाई? 2 पे पावर 2 चाहिए ना? बिल्कुल 2 पे पावर 2 हमने लगा दिया उस संख्या में। उस संख्या में 3 पे पावर 2 चाहिए? बिल्कुल चाहिए, 3 पे पावर 2 भी रख दिया। उस संख्या में 5 चाहिए? बिल्कुल चाहिए, 5 भी रख दिया। उस संख्या में 7 चाहिए? बिल्कुल रख दिया, 7 भी रख दिया। और यही आपका एलसीएम हो गया, ठीक है। या तो मैं आपसे कहता हूं कि एलसीएम कैसे निकालना है? चाहे कॉमन हो या ना हो, हमेशा क्या लेते हैं? मैक्सिमम पावर लेते हैं। चाहे कॉमन हो या ना हो, हमेशा क्या लेते हैं? मैक्सिमम पावर लेते हैं। 2 देखो सब में कॉमन है, तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है, 2 की मैक्सिमम पावर ले लिया। 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है, 3 की मैक्सिमम पावर ले लिया। 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है, तो 5 की पावर 1 ले लिया।
7 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है, 7 की पावर 1 ले लिया। चाहे कॉमन हो या ना हो, 2 और 3 तो तुमको कॉमन दिखे, लेकिन 5 और 7 कॉमन ना दिखे तो कोई बात नहीं। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने एलसीएम निकाल लिया। अब यह वह छोटी से छोटी संख्या है जो इन तीनों से क्या होगी? कट जाएगी। क्लियर है? आप लोगों का एलसीएम एचसीएफ में प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरी वीडियो देख सकते हो, एलसीएम एचसीएफ पर मैंने बताया, पूरा इसको क्लियर कराया है। एलसीएम कितना होगा तो बोलो, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 4 9 36, और 36 बच्चे कितना होता है? 180, और 180 गुणे 7, 180 गुणे 7 कितना होगा बोलो? 28 7 कितना होता है? 126 होता है, यानी कि 1260 आ गया। एलसीएम कितना आ गया? 1260। क्लियर है? और अगर हम एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ निकालने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था? ओनली कॉमन नंबर का मिनिमम पावर, ओनली कॉमन नंबर का मिनिमम पावर। ठीक है? यानी कि जो कॉमन है उसकी मिनिमम न्यूनतम घात लेनी है। तो 2 की न्यूनतम घात कितनी है? 2 है, और 2 सब में कॉमन है। ठीक है? 3 क्या सब में कॉमन है? बिल्कुल सब में कॉमन है। 3 की न्यूनतम घात कितनी है? 3 है। ठीक है? बाकी और कुछ कॉमन है? नहीं है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। यानी कितना आएगा? 6 आएगा। 6 हमारा एचसीएफ हो गया, 1260 हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है? तो 1260 गुणे 6 करना है। अब बताओ, 1260 गुणे 6 करना है, 12 छक 72 और 6 छक 36, यानी कि 7560। क्या 7560 आपके ऑप्शन में है? बिल्कुल है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? 1260 गुणा 6 में करोगे यही आएगा। ठीक है? समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज है निम्न है। अगर कहता 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग, तो हमारे पास एक तरीका था, उसको हम निकाल सकते थे, बड़े आसानी से लिखना नहीं पड़ता सभी गुणनखंडों को। लेकिन यहाँ कह रहा है जो 7 के गुणज हैं, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं, इनका योग हमें निकालना है। 7 के गुणज 84 के गुणनखंड है भाई, 84 के गुणनखंड हमें फैक्टर देखने हैं 84 के। 84 ऐसी कौन सी संख्या है जो 7 का मल्टीपल है और वो 84 का गुणनखंड है, यानी कि 84 को काटती है। तो बताओ कौन कौन सी संख्या है? तो पहले तो 7 ही हो जाएगा। ठीक है? फिर क्या आएगा? 14 से भी 84 कटता है, 14 छक 14 25 70, 14 छक 84। फिर बताओ क्या 21 से कटता है? बिल्कुल 21 से भी कटता है, 21 छक 84। अच्छा, क्या 28 से कटता है? तो 28 से भी कटता है ये। 28 यहाँ कितना होता है? 84। 28 से भी कटता है। अच्छा, क्या 35 से कटता है? 7 का मल्टीपल 35 भी है ना, क्या 35 से कटेगा? नहीं कटेगा। 35 गुना 70 तो नहीं कटेगा। अच्छा, क्या 42 से कटता है? तो बिल्कुल 42 गुना 84 कटता है। अब 42 से आगे संख्या जो बड़ी होगी उससे ये नहीं कटेगा। क्लियर है? फिर किससे कटेगा है? तो अब ये केवल 84 से कटेगा, बीच में कोई संख्या नहीं मिली, 84 कटेगा। यानी कि 7 के आपने देखा कि 6 फैक्टर ऐसे हैं जो 7 के मल्टीपल हैं और वो 84 को काटते हैं। 7 14 21 28 42 84, और इनको आप जोड़ोगे तो आप इनको जोड़ोगे कितना मिलेगा? इनको जोड़ोगे आप तो आपको मिलेगा 196। ठीक है? जोड़ के देख लेना, आपको 196 मिलेगा। क्लियर है? ऐसे भी जोड़ सकते हो, 4 2 6 8 6 14 14 1 15 15 4 कितना होता है? 19, और 19 7 कितना होता है? 26। 26 का 6 बचा कितना? 2। 8 2 10 4 14 15 16 17 18 1 19, 19 का 9 बचा कितना? 1। डायरेक्ट, अच्छा आगे कुछ है ही, डायरेक्ट 19 लिख दिया, 196 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब दिल्ली में समय 8:49 PM है, तब सिडनी में समय अगले दिन का 1:19 AM है। यदि दिल्ली में समय 11:19 AM है तो सिडनी में क्या समय होगा? ठीक, दिल्ली में समय क्या है बोलो? दिल्ली में समय कितना है बोलो? 8:49 हो रहा है PM शाम के। और सिडनी में क्या समय हो रहा है? सिडनी में जो समय है वो कितना हो रहा है? 1:19 AM हो रहा है। यानी कि अगर इसमें रात के 8:49 हो रहे हैं तो अगले दिन सुबह के इसमें यानी कि 1:19 हो रहा है। ठीक है? यानी कि 12 बजे के बाद 1 बजेगा, फिर 1:19 में। क्लियर? समझ गया? अब कह रहा है कि भाई अब यहाँ पे हमें देखो कितना अंतर है भाई, दिल्ली के समय से सिडनी का समय आगे है। इसका मतलब भाई इसमें रात के 8:49 हो रहा है और उसमें रात में ही 1:19 हो रहा है, बल्कि अगला दिन है वो AM है। क्लियर है? यानी कितने आगे है? तो आप बताओ, दिल्ली में 8:49 हो रहा है, PM हो रहा है। ठीक, अब इस दिन मान लो आज अगर दिल्ली में, आज मान लेते हैं ये, आज अगर दिल्ली में 8:49 PM हो रहा है तो इसमें क्या है? ये
अगले दिन की बात है, ये अगले दिन सिडनी में क्या हो रहा है, 1:19 हो रहा है, ठीक है। यानी कि आज जो है, आज के दिन में अभी कितने घंटे बचे हैं 12 बजने में, तो आप कहोगे सर इसमें 11 मिनट और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 बज जाएगा, और 9 3 12 यानी कि 3 घंटे 11 मिनट अभी बचे हैं इसमें आज के दिन में, ठीक है। और अगले दिन में 1 घंटा 19 मिनट, 1 घंटा 19 मिनट, ठीक है। अगले दिन में 1 घंटा 19 मिनट, यानी कि यहां से यहां के समय में कितने का अंतर है, तो आप कहोगे जोड़ोगे सर 4 घंटा 30 मिनट का अंतर है। यानी कि दिल्ली से सिडनी का समय कितना आगे है, 4 घंटा 30 मिनट आगे है, 4.5 घंटा आगे है। ये कैसे निकाला, देखो इसमें से माइनस करके मत निकालना वरना आंसर अलग आ जाएगा, ठीक है। 8 में से घटाओगे 7 घंटा कुछ आ जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते आप, या इसको 20 मानोगे तो भी नहीं कर सकते, ऐसे भी आंसर गलत आ जाएगा। आप देखो भाई ये 12 बजने में आज का दिन पूरा कंप्लीट होने में कितने घंटे बचे, 3 घंटा 11 मिनट बचा है। और अगले दिन में क्या हो रहा है, अगले दिन का 1:19 AM हो रहा है, यानी कि अगले दिन में 12 बजे के बाद 1 घंटा 19 मिनट और आगे जा रहा है। यानी कि इन दोनों को जोड़ लिया 4 घंटा 30 मिनट आ गया, यानी कि दिल्ली के समय से सिडनी का समय 4 घंटा 30 मिनट आ गया। अब कह रहा है कि अगर दिल्ली में 11 बज के 19 मिनट हो रहा है, दिल्ली में अगर 11 बज के 19 मिनट हो रहा है, ठीक है, और ये क्या है, AM है, तो सिडनी में क्या समय हो रहा होगा, तो सिडनी में क्या समय हो रहा होगा यही आपको बताना है। अच्छा, इसमें और सिडनी में अंतर कितने का है, इसमें और सिडनी में अंतर कितने का, सिडनी समय का समय इससे 4.5 घंटे आगे है। यानी कि सिडनी में जो समय हो रहा होगा उसमें क्या करें हम, 4.5 घंटा जोड़ दें। तो जब 4.5 घंटा इसमें जोड़ेंगे हम 11 घंटे 11:19 में, तो 4 जोड़ो, 4 घंटा 30 मिनट जोड़ोगे, भाई ये घंटा है, ये क्या है, मिनट है। यहाँ से कितना आएगा, 49 आएगा, यहाँ से कितना आएगा, 15 49 हो रहा है। यानी कि आप क्या कहोगे सर, 3:49 PM होगा, यानी कि शाम के 3:49 हो रहे हो, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया भाई, यहाँ पे क्या हो रहा था, 1 घंटा 11:19 इसमें हो रहे थे भाई, 4.5 घंटा सिडनी आ गए, हमने 4.5 घंटा जोड़ दिया, यानी कि 3:49 हो रहे होंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर भूमि 125 किलोमीटर को दर्शाता है। एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर भूमि 125 किलोमीटर को दर्शाता है, तो यदि दो नगरों के बीच की दूरी भूमि पर 2000 किलोमीटर है तो मानचित्र पर उनके बीच की दूरी कितनी होगी। देखो 125 किलोमीटर मानचित्र पर कितना है, आधा सेंटीमीटर है, ठीक है, आधा सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 2000 किलोमीटर मानचित्र पर कितना होगा, 2000 किलोमीटर मानचित्र पर कितना होगा, दो नगरों के बीच की दूरी कितनी है, 2000 किलोमीटर है। तो भाई 2000 किलोमीटर की दूरी मानचित्र पर कितनी होगी, तो मानचित्र पर चूंकि 125 किलोमीटर की दूरी कितनी है, आधा सेंटीमीटर, तो 2000 किलोमीटर की दूरी कितनी होगी, कहोगे सर 2000 गुणे और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। क्लियर है। अब बताओ 125 हो जाएगा, ठीक। अब बताओ आप इसको क्या सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो जब सिंप्लीफाई करोगे इसको तो क्या ऐसे आप लिख सकते हो 2000 बटा 250, 2000 बटा 250, 0 से 0 कट गया, 25 8 कितना होता है, 200 होता है, यानी कि 8 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। यानी कि मानचित्र पर 2000 किलोमीटर की दूरी 8 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अरे आप एक ऐसे करते हो ना, 125 किलोमीटर आधा सेंटीमीटर के बराबर है, तो आप ऐसे निकालते ना 1 किलोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा मानचित्र पर, तो आप कहोगे 1/2 ऑलरेडी है और फिर क्या हो जाएगा 1/125, यानी कि पूरा क्या करते हैं हम डिवाइड कर देते, वही काम तो यहाँ किए हैं, ठीक है। और फिर हमसे 2000 किलोमीटर पूछा, गुणे 2000 कर देते, ठीक है। समझ गए ये बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है, निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है। अरे पहले ऑप्शन में देखो 2000 मिलीलीटर इक्वल टू 2 लीटर 9 मिलीलीटर कहा है, तो 2000 मिलीलीटर बराबर क्या होगा, अरे 2000 मिलीलीटर बराबर होता है 2 लीटर और 9 मिलीलीटर लिखा हुआ है, यानी कि 2 लीटर 9 मिलीलीटर सही है। दूसरे ऑप्शन में क्या है 25 शतांश है, 25 का शतांश बराबर लिखा, 25/100 बिल्कुल सही है, 25 का शतांश निकालना है, 100 से भाग कर दो। तीसरा ऑप्शन क्या है 0.57 बराबर है 0.57
0.5700। अब बताओ दशमलव मान लो 0.5 लिखे या 0.50 लिखे, बात तो एक ही है ना। तो यहाँ लिखा है 0.57 इक्वल टू 0.5700। क्लियर है? तो इससे कोई फर्क नहीं है, इधर आप कोई भी कितने भी जीरो बढ़ा दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला दशमलव के बाद। ठीक है, समझ गया? यानी कि ये भी सही है, 3 ऑप्शन सही हो गया, चौथा अपने आप गलत हो गया। अब कहा है 3 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 4.5 मीटर गुणे 0.2 मीटर आयत के क्षेत्रफल के समान है। समान नहीं होगा। क्लियर है? समान नहीं होगा। कैसे समान नहीं होगा? ऐसे निकालो, 30 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल अगर पूछे तो क्या करेंगे, इसका भुजा का वर्ग कर देंगे, कितना आ जाएगा 900। यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बोलिए। वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 900 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है। कहा है आयत का क्षेत्रफल। अगर हम आयत के क्षेत्रफल की बात करें, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, भुजा क्या दी हुई है 4.5 मीटर गुणे 0.2 मीटर। इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या आप इसको लिख सकते हो 450 गुणे 20, 450 सेंटीमीटर गुणे क्या लिख सकते हो, बोलो 20 सेंटीमीटर। ठीक। अब इसका गुणा होगा तो कितना आएगा, बोलो 450 गुणे 20, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये और ये इक्वल है क्या? नहीं है, यानी कि यही आपका आंसर गलत होगा। यानी कि चौथा ऑप्शन क्या है, गलत है, यही हमारा सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नहीं हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, इतना पर्याप्त है। अगली क्लास में अगला पेपर सॉल्व करेंगे। और वीडियो को आप लोग अगर अच्छा लगे तो जरूर शेयर किया करिए।